अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज गणेश उत्सव से करेंगे। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 31 अगस्त यानी कि कल से ये पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। खासकर महाराष्ट्र में चतुर्थी तिथि पर गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद अगले 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की पूजा और सेवा की जाती है, जिसके बाद बप्पा की विदाई भी बड़े धूमधाम के साथ होती है। कोरोना काल के बाद पहली बार है कि इस पर्व को इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में आयोजकों से लेकर भक्त तक हर कोई गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साहित है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार कच्चे माल सहित रंग रोगन की कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार बप्पा किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां देखिए जरा। देश भर में सज चुके हैं पंडाल, भक्तों का जोश भी है हाय, क्योंकि 2 साल बाद धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने की शुभ बेला आई है। पंडालों में बप्पा विराजमान हो रहे हैं और लोगों के घरों में भी विघ्नहर्ता पधार रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर आयोजकों और भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। बप्पा के स्वागत के लिए कोई सड़कों पर उतर आया है तो कोई अपनी घर की बालकनी में खड़ा होकर बप्पा का स्वागत कर रहा है। क्या गरीब क्या अमीर, हर कोई जोर शोर से बप्पा का स्वागत कर रहा है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर भी भगवान गणेश पधार चुके हैं और इस मौके पर शिल्पा ने जहां गणेश प्रतिमा की आरती उतारी तो वहीं उनके पति राज कुंद्रा ने नारियल फोड़कर बप्पा का अपने घर पर स्वागत किया। कमोबेश ऐसा ही जोश और उत्साह गणेश पंडालों में भी दिखाई दे रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर गणेश पंडाल सज चुके हैं और बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियों से इन पंडालों की खूबसूरती बस देखते ही बन रही है। लालबाग एरिया एक ऐसा पुराना एरिया है जहां आप देख पा रहे हैं कि कितने ही लोग आए हैं। यहाँ सबसे पुराना पंडाल है और सबसे पुरानी मूर्ति जो कि 22 और 25 फीट तक जाती है। आप पीछे जो चिंतामणि पंडाल है उसकी मूर्ति देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर सजाई गई है और बनाई गई है और कितने लोग आए हैं। मुंबई के गणेश उत्सव की तो बात ही कुछ और है और लालबाग के राजा का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि लालबाग के राजा हर किसी की मुराद पूरी करते हैं और इसीलिए इनके दरबार में नेता, मंत्री, फिल्मी कलाकार और आम लोग हर कोई दर्शन के लिए पहुंचता है, जिनकी पहली झलक जारी भी हो चुकी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा पर्व शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से गणपति जो हैं वो मंडप पे लाए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई का सबसे पुराना माने जाने वाला गणपति मंडल जो है लालबाग का राजा, हम वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे आप लोगों का उत्साह देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे हैं। कोरोना के कारण बीते 2 साल में गणेश उत्सव को लेकर रौनक फीकी रही है। तमाम तरह की पाबंदियों के बीच लोगों ने बप्पा का स्वागत और उनकी विदाई की थी, लेकिन इस बार पाबंदियों की कोई टेंशन नहीं है। लिहाजा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि 2 सालों बाद जो लोगों के प्रति उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र राज्य में, वो आप स्वयं खुद ही देख सकते हैं। लाखों की भीड़ जो यहाँ जनता इकट्ठा हुई है, जुटी हुई है एक साथ इस साल इस फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए और उत्साह मनाने के लिए। 2 साल लोग जो कोविड के कारण नहीं मना पाए, इस साल बीएमसी ने सारे रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिए हैं। आज पहला दिन भी नहीं है और इस तरह की लाखों की संख्या में जो भीड़ आई है, गणेश चतुर्थी का इस साल पहला दिन होगा 31 अगस्त को और 9 सितंबर को विसर्जन होगा। हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस बार बुधवार को गणेश चतुर्थी के साथ 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रशासन और आयोजकों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के बप्पा के दर्शन कर सकें। अभी 2022 में अच्छा वातावरण है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इनके अथक परिश्रम से अभी ये हमारा कोरोना का जो संकट है हम लोग बोल सकते हैं ये टल गया है।
तो भाविकों को भी मन में बहुत श्रद्धा है, वो बहुत उत्साह है, चैतन्य है कि अभी हमें लाल बाग का राजा का दर्शन होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें नजर में रख के हम लोगों ने भी लास्ट 3 महीनों से लाल बाग का राजा का फेस्टिवल अच्छी तरह से करना चाहिए और उसका जो भगवान का दर्शन है, लाल बाग का राजा का दर्शन है, वो भी लोगों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। इस मौके पर बाजारों में भी खास रौनक दिखाई दे रही है। भगवान गणेश की रंग बिरंगी मूर्तियों के साथ उनके तरह तरह के वस्त्र और आभूषणों से बाजार सज चुके हैं। वैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार मिट्टी से बनी मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक भी बाजार में आ चुके हैं। इस बार मूर्तियां भी मिट्टी की बन रही हैं ज्यादातर, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि मिट्टी की बायोडिग्रेडेबल भी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ज्यादा नुकसान ना हो। इस बार 31 अगस्त को शुरू हो रहे गणेश उत्सव का समापन 9 सितंबर को होगा। मुंबई से पारस दामा और देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 साल हमारे देश में मनने वाले हर त्योहार और उत्सव की चमक फीकी रही है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई पाबंदियां लागू थी, बड़े आयोजन और कार्यक्रमों पर रोक थी। कोरोना गाइडलाइंस की जद में आने से गणेश उत्सव भी नहीं अछूता रहा। 2 साल तक गणेश मूर्ति विसर्जन तक पर रोक लगी थी। हालांकि 63% आबादी का वैक्सीनेशन पूरा हो जाने की वजह से कोरोना महामारी का असर अब न के बराबर है। संक्रमण के नए मामले आ जरूर रहे हैं, पर उससे पीड़ित ज्यादातर मरीजों में गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारें भी अब पहले की तरह पाबंदियां नहीं लगा रही। और यही एक बड़ी वजह है कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की भी धूम सुनाई दे रही है। कल से शुरू होने जा रहे गणेश उत्सव से सैकड़ों मूर्तिकारों और कारीगरों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल तक मुफलिसी की दौर से गुजरना पड़ा। एक तरफ स्वरोजगार का अवसर छीना, तो दूसरी तरफ अपनी कला से मूर्तियों को जीवंत कर देने वाले हुनर को दिखाने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने के बाद अब ऐसे हालात नहीं हैं। 2 साल तक नुकसान झेलने के बाद भगवान गणेश यानी कि बप्पा की मूर्तियों की काफी डिमांड भी देखने को मिल रही है। 251 रुपए से लेकर लाखों की कीमत तक मूर्तियों की बिक्री जा चुकी है। इस बार डिमांड इतनी है कि कई मूर्तिकारों और कारीगरों को एक दिन में कई मूर्तियां बनानी पड़ रही हैं। इनमें छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियां भी शामिल हैं। भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले रॉ मटेरियल जैसे कि मिट्टी, रंग, धान, भूसा, पर लकड़ी, बारदाना, ब्रश और गोंद की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसकी वजह से इस कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचा है, क्योंकि मूर्तिकारों ने छोटी और बड़ी मूर्तियों को आकर्षक तरीके से सजाने में काफी समय लगाया है। महंगाई के बावजूद मूर्तिकारों को अच्छे और बड़ी संख्या में खरीदार भी मिले हैं, जिसके बाद मूर्तिकारों को पिछले 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद जगी है। कल से यानी कि 31 अगस्त से 9 सितंबर तक देश में गणेश उत्सव मनाया जाना है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में धूम दिखेगी, जिससे घरेलू कारोबार में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। 10 दिन तक बप्पा की पूजा की जाएगी। 11वें दिन पूजा अर्चना करने के बाद गणपति का विसर्जन होगा। ऐसे में सरकारों और देशवासियों को ये बात समझ में आने लगी है कि सांस्कृतिक विरासत अर्थव्यवस्था की नींव बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को के एक रिसर्च चौंकाने वाला खुलासा करती है। उसके मुताबिक दुनिया की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सीसीआई यानी कि कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री का योगदान 4% है, जिससे दुनिया की 1% आबादी को रोजगार मिलता है। भारतीय विरासत और संस्कृति तो हजारों साल पुरानी है, जिसमें पर्व, त्योहार, कलाकृतियां, मूर्तिकला भी शामिल है, जो दुनिया के किसी भी देश की तरह भारत को भी आर्थिक रूप से और मजबूत बना सकती है। गणेश उत्सव का गवाह बनने के लिए अगर लोग महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे तो जाहिर सी बात है पर्यटन बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर के अलावा होटल उद्योग, वाहन उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। कोरोना महामारी ने छोटे और बड़े कारोबारियों पर असर डाला, मगर अब हालात काफी बेहतर हो चुके हैं। पाबंदियों की भी टेंशन नहीं है।
त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे कारोबार के पटरी पर लौटने की अब उम्मीद जगाई जा सकती है। गणेश चतुर्थी पर मूर्ति बनाने वालों, मिठाई वालों और पूजा सामग्री बेचने वालों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। अभी उत्साह बोले तो थोड़ा सा अभी मार्केट खुलने से, परमिशन मिलने से पसंद है, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं गिरा। लोग तो अपने श्रद्धा से तो पूरा खरीदारी कर रहे हैं। एक 10% बोला, मैं पहला यही बोला था कि 10% ही थोड़ा फर्क लोगों में दिख रहा है। इस साल जब गणपति का सब नॉर्मल हो चुका है तो क्या लोग मिठाई के लिए वही पैसे देने को तैयार है कि लोग कह रहे हैं कि दाम कम कर दो या डिस्काउंट मांग रहे हैं? देखिए, अभी महामारी में तो बहुत चीज़ों के रेट बढ़े, जैसे गैस है, खोआ है, दूध है, तो उस हिसाब से रेट तो बढ़ ही रहे। लेकिन मुझे अभी तक मेरे अनुभव से तो मुझे लग रहा नहीं है कि लोग भगवान के लिए कोई पैसा कम कर रहे हैं। बोलते हैं, लेकिन वो उनके भी तकलीफें हैं तो बोलते हैं। तो उन जिसकी जैसी कैपेसिटी, आप जैसे बोल रहे हैं कि जिसकी नौकरी चली जा रही है, अभी ठीक है, अभी उन क्या करेंगे, तो उस हिसाब से आगे पीछे कर रहे हो, लेकिन भगवान के लिए कोई कमी नहीं कर रहा है। गणेश उत्सव की शुरुआत में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन ऐसे में मुंबई में रहने वाले लोग सीधे बाजारों का रुख कर रहे हैं ताकि इस त्योहार की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। मुंबई से जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी देव कोटक। मुंबई में लोग काफी परेशान थे क्योंकि 2 साल जो कोविड के थे काफी लोगों को तंग किया, काफी सताया और आपने देखा कैसा मायूसी का माहौल सा छा गया था क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है पूरे भारत में जहां कोविड के सबसे ज्यादा केसेस थे। तो आप लोगों की परेशानी और दिक्कत समझ सकते हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो थी वो बिगड़ी हुई थी। लोग काफी तौर पर अपसेट से थे क्योंकि कोविड लॉकडाउन के कारण जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे और ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये 2 साल के बाद वाला है। तो इसलिए लोग काफी उत्साहित हैं, अभी जोश में हैं क्योंकि 2 साल के बाद ये एक जश्न का माहौल फिर से लौट आया है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के इतिहास को अगर हम देखें तो वो मुंबई में पहले शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से एक अंदाजा लग सकता है कि यहाँ लोग किस तरह से खुशियां मनाना चाह रहे हैं और 2 साल बाद उनके लिए इसका मतलब क्या ही होता है। तो आप पूरी तरह से अगर देखेंगे तो लोगों का जो चलन है वो आज रात तक शॉपिंग लोग करते रहेंगे ताकि लास्ट मिनट तैयारियां पूरी करें। तो बप्पा कल पधार रहे हैं और इसी के साथ हमारे देश में त्योहारी सीजन जोर पकड़ेगा। गणपति उत्सव, उसके बाद नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरे की तैयारी। वैसे तो हमारे त्योहार प्यार और एकता का संदेश देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं, त्योहार सियासी रंग से भी अछूते नहीं रहते हैं। चलिए मुंबई की बात कर लेते हैं या कहीं की महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लेते हैं। शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली की अगर जिक्र करें तो खबरें ही आ रही कि इसे लेकर उद्धव और शिंदे गुट दोनों आमने सामने हो सकते हैं। या यूं कहें कि शिवाजी पार्क में इस साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर अभी से ही दोनों गुटों के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है, क्योंकि शिवसेना के उद्धव गुट ने मुंबई नगर निगम से सभा की इजाजत लेने के लिए अर्जी दी है और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि फिलहाल नगर निगम ने इजाजत देने से मुंह मोड़ लिया है, जिसके बाद इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि एकनाथ शिंदे का गुट भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। यूं तो ये देश के किसी भी शहर के दिखने वाला मैदान जैसा ही है, पर मौके के हिसाब से इसकी अहमियत बदलती रहती है। नाम है शिवाजी पार्क। मुंबई के दादर के इस पार्क में हर दशहरे पर शिवसेना की तरफ से विशाल रैली का आयोजन होता है। इस बार भी दशहरा रैली होगी, पर वो करेगा कौन, इस पर पैंच फंसा है। शिवसेना किसकी, इस लड़ाई का अब तक फैसला नहीं हुआ है और इसीलिए इस बार दशहरे की इस रैली को लेकर भी खींचतान शुरू हो चुकी है। सियासत भी गर्म है। शिवसेना का जो गुट सरकार में है वो चाहता है कि इस बार दशहरा रैली वो करे, जबकि उद्धव गुट का दावा है कि असली शिवसेना तो उनके पास है, इसलिए दशहरा रैली करने का अधिकार तो उन्हीं का है। अब खबर यह है कि उद्धव गट की तरफ से बीएमसी और मुंबई पुलिस को इजाजत मांगने के लिए एक लेटर सौंपा गया है। बावजूद उसके अब तक उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई है। बताया यह भी जा रहा है क्योंकि सरकार अब एकनाथ शिंदे की है, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का गुट भी
दशहरा रैली मनाने पर अपना मन बना रहा है। शिवसेना और दशहरा रैली का अटूट संबंध रहा है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की जो परंपरा स्वर्गीय बाला ठाकरे ने शुरू की थी, उसे उनके बेटे उद्धव ठाकरे भी निभाते आ रहे हैं। मगर इस साल 5 अक्टूबर को आने वाले दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में जारी लड़ाई के बीच रैली होगी। हालांकि उद्धव गुट ने मुंबई नगर निगम से रैली की इजाजत लेने के लिए अर्जी दी है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। संभ्रम बिमरम कोणाचा नाहीये, नाही तो शिवसेनेचा म्हणजे आमचाच होणार, शिवसेनेचाच होणार। संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनी संभ्रम निर्माण करू द्या, पण शिवसैनिकांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून दसऱ्याला शिवतीर्थावरती येण्याची तयारी सुरू केलेली आहे। लेकिन खबर है कि नगर निगम ने इजाजत देने से मुंह मोड़ लिया है, जिसके बाद इस बात की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं कि एकनाथ शिंदे का गुट भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। हालांकि शिंदे गुट ने अपनी प्लानिंग पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हम भी शिवसेना है, तो शिवसेना होने की वजह से जो भी हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य हम करेंगे। लेकिन आज शिंदे साहब ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, ना कि इसके बारे में चर्चा की है कि उनको दसरा मेळावा लेना है या नहीं लेना है, और उसके लिए वो दूसरे किसी को पाबंदी भी नहीं लगाएंगे। दादर के शिवाजी पार्क में बीते कई दशकों से दशहरे के मौके पर शिवसेना की दशहरा रैली बिना किसी रुकावट के होती आई है, जिसमें राज्य के कोने कोने से लाखों शिव सैनिक शामिल होते हैं और इस रैली के जरिए शिवसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। मगर ऐसा पहली बार हो रहा है जब शिवसेना के ही 2 दावेदार हैं और असली नकली की ये लड़ाई दशहरा रैली तक पहुंच गई है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, गुड न्यूज टुडे। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि उद्धव ठाकरे के लिए दशहरा रैली अहम क्यों है, और वो भी ऐसे वक्त जब उनकी कुर्सी जाने के बाद शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। एक धड़ा उनके साथ है और दूसरा धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है। अपनों की ही वजह से सत्ता से बेदखल हुए उद्धव अपनी बची खुची मलकियत बचाने में जुटे हैं और इसीलिए वो पार्टी पर अपनी पकड़ कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस बार दशहरा रैली पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है, जिसका आयोजन करवाने वाले गुट की पहचान ही असली शिवसेना के तौर पर होगी। शिवसेना पर अपने दावे को बरकरार रखने के लिए ही उद्धव ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली आयोजित करने की इजाजत मांगी है। इस बीच उद्धव खेमे के नेताओं का आरोप यह है कि बीएमसी उन्हें मंजूरी नहीं दे रही है। एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी। ऐसे में शिवसेना की दशहरा रैली के इतिहास के बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प है। आखिर ये रैली उद्धव ठाकरे के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है, ये हम आपको बताते हैं। शिवसेना की स्थापना दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को की थी। तब से हर साल मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित होती आ रही है। पहले बाला साहब ठाकरे रैली को संबोधित करते थे, लेकिन बाला साहब के निधन के बाद उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही इस कार्यक्रम को संबोधित करते आए हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण 2 साल दशहरा रैली शिवाजी पार्क के बजाय सभागार में ही की गई थी, लेकिन इस बार शिवाजी पार्क में ही इसका आयोजन होगा। इस बार भी सबकी नजर उसी पर होगी ताकि असली शिवसेना की पहचान हो सके। दरअसल दशहरा रैली के बहाने शिवसेना का मकसद एक झंडा एक नेता का संदेश देना ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात देश की सीमाओं की, जिन्हें ताकत और मजबूती देते हुए दुश्मन को संदेश देने की तैयारी की जा रही है। भारतीय वायुसेना देश की पश्चिमी सीमा के पास स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन बनाने जा रही है। एलसीएच का यह पहला स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जाएगा और इस यूनिट की तैनाती से एक तरफ जहां भारतीय सीमा की निगरानी आसान हो जाएगी, वहीं घुसपैठ पर लगाम लगेगी और आतंकी गतिविधियों को रोकना आसान होगा। ये नए हिंदुस्तान का नया हवाई योद्धा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। यह अटैक हेलीकॉप्टर जंग के किसी भी मैदान में हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखते हैं। ये भारत में बना लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच है।
देश की सुरक्षा के लिए इन्हें जल्दी ही बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी हो रही है। देश की पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन बनाने जा रही है, जिसे जोधपुर एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी है। इस यूनिट की तैनाती के बाद से बॉर्डर की निगरानी का काम और आसान हो जाएगा। मसलन दुश्मन के ड्रोन पर नजर और आतंकी घुसपैठ जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की दरकार थी और एचएल इसे बनाने में लगा हुआ था और अब जल्द ही भारतीय वायुसेना में एलसीएच यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात होगा। पाकिस्तान से लगने वाली सरहद यानी जोधपुर में इसकी तैनाती होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलसीएच हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल करेंगे और इसकी वजह से खासतौर से पाकिस्तान सरहद पर जो निगरानी का काम है वायुसेना, उस काम को वायुसेना बखूबी और तेजी के साथ कर पाएगी। और एक बड़ी बात, मेक इन इंडिया के जरिए एचएएल ने इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार किया है, यानी कि तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया को बढ़ाने का जो मिशन है उस पर के लिए भी एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अब तक 9 हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं और 15 हेलीकॉप्टर्स बनाने का ऑर्डर दिया गया है। हिंदुस्तान की जमीन पर तैयार हुआ ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अमेरिका के बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से भी बहुत आगे है। इसकी एक बड़ी खासियत है और वो ये कि ये दुश्मन की आंख में धूल झोंकने में बेहद माहिर है। एलसीएच आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फायर जेट ने अगर एलसीएच पर अपनी मिसाइल दागी तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बॉडी ऐसी है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होगा। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का भी तुरंत अलर्ट दे सकता है। जोधपुर में इससे पहले मी-35 हेलीकॉप्टर तैनात थे। उनकी जगह लेने के लिए एक स्क्वाड्रन एलसीएच की तैनात की जा रही है। जो जगह मी-35 के जाने से खाली हुई थी उसे भरा जा रहा है, जिससे कि फोर्स लेवल वेस्टर्न सेक्टर में कायम रहे और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर जोधपुर में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया जा सकता है। सेना को 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके बाद सबसे पहले 2006 में इनके बारे में जानकारी सामने आई और 2015 में इसका ट्रायल किया गया। इस दौरान इसने 20,000 से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। चीन के साथ हुए टकराव के बीच इसकी 2 यूनिट्स लद्दाख में भी तैनात की गई थी। दुश्मनों को मात देने के लिए भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। सेना के तीनों अंगों को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर एलसीएच की तैनाती से देश को ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा जिसे भेद पाना दुश्मन देश के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के लिए अलर्ट है। हिंदुस्तान दुश्मन देशों की हर गलती का हिसाब करने की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की छोटी सी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। एलसीएच की मदद से दोनों देशों पर पैनी नजर रखी जाएगी। एलसीएच का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है और इसकी खासियत को इस बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका में निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे से कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है। ये आपको स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की खासियत हम विस्तार से भी समझाते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक से लैस है। वहीं ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन पर नजर रखने में भी मददगार है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है और इनमें फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, सीसीडी कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर से भी ये लैस है। जबकि एक खासियत ये भी है कि हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचाने में भी सक्षम है। 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है इसमें और ये विश्व का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है
जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा मुश्किल ऊंचाइयों पर न सिर्फ टेक ऑफ बल्कि लैंड भी कर सकता है। दुश्मन पर निशाना साधने की ताकत भी रखता है ये। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी ये कारगर है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी ये लैस है। तो इन खूबियों से लैस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होने जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा अलर्ट है। पश्चिमी सीमा के लिए LCH का पहला स्क्वाड्रन भारत का सुरक्षा कवच है और पाकिस्तान के लिए काल। यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर जोधपुर में तैनात होने वाला स्क्वाड्रन है क्या। स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताते हैं और कैसे दुश्मन का काल साबित होगा ये भी समझाते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन RD शर्मा से बात की है। स्क्वाड्रन एक सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग यूनिट होती है जो कि युद्ध में दुश्मन से मुकाबला करती है। LCH की एक स्क्वाड्रन में 10 हेलीकॉप्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक ऐसे आत्मनिर्भर गांव की सैर करवाते हैं जो एक ही कारोबार से जुड़ा हुआ है। इन गांव वालों के बीच यूं तो प्रतिस्पर्धा भी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी है, लेकिन इसके बावजूद इनके बीच कमाल का टीम वर्क दिखाई देता है। रील्स बनाना, वीडियो बनाना इस गांव के बाशिंदों का शगल है और इस गांव के हर घर से एक यूट्यूबर निकला है। लाइट, कैमरा, एक्शन का साउंड पूरे गांव को एक साथ जोड़ता है और इस गांव के लोगों ने बीइंग छत्तीसगढ़ नाम का एक ग्रुप भी बनाया है और सोशल मीडिया पर अपने लिए एक खास पहचान भी ये बना रहे हैं। तुलसी नेवरा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पड़ने वाले इस गांव में ऐसे सीन्स रोज देखने को मिलते हैं। गांव के किसी भी कोने में आपको ऐसे ही कैमरा, उसे ऑपरेट करने वाला कैमरामैन और कैमरे के आगे भाव भंगिमाएं बदलते कलाकार मिल जाएंगे। इस गांव ने अपनी कुछ ऐसी पहचान बनाई है कि यहाँ घर में आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में रहने वाले युवाओं ने अपने रोजगार तक से तौबा कर ली है। यानी पहले वीडियो या रील्स शौकिया बनाए जाते थे, लेकिन अब ये प्राइमरी बिजनेस बन चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि वीडियो या रील बनाने वालों की गिनती में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सब हैं। इन लोगों ने बाकायदा एक ग्रुप भी बना लिया है जिसका नाम बीइंग छत्तीसगढ़िया रखा है। गांव के युवा पढ़े लिखे हैं, कभी पेट पालने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन YouTube के दस्तक के साथ जिंदगी बदलने में जुट गए। नतीजा, अब अपनी मर्जी का कमा रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं। हम लोग 2011 जो मेरे को फाउंडर हैं बीइंग छत्तीसगढ़िया में, वो 2011 से यूट्यूब देख रहे हैं और मैं 2015 से यूट्यूब देख रहा हूँ। तो हम लोग देखे कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब में क्रिएटिव फील्ड कर रहे हैं और हम लोग ज्ञानन में एक दूसरे को 2007 से एक दूसरे को जानते हैं। तो बचपन से दोस्ती हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से बचपन में बातें किया करते थे कि हमको क्या करना है इन लाइफ। सो हमने फिर सोचा कि यार हमारी क्रिएटिव फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, सो हमने भी यूट्यूब स्टार्ट किया। अच्छी नौकरी छोड़कर गांव के युवा वीडियो बनाने में लगे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि किसी ने कोई प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं सीखी, लेकिन करते सब हैं। वीडियो से होने वाली कमाई ने इनके हौसलों को पंख लगा दिए हैं। शुरू में हम लोग 2 लोग मिलकर चैनल चालू किए थे, तो एक्टर्स हम लोग के लिए कम पड़ते थे। अब लगा कि 2 लोग एक्ट कितना करेंगे, थोड़ा बड़ा कुछ स्टोरी लिखते हैं, क्योंकि दिमाग चलता था। तो धीरे धीरे हम लोग गांव के अपने फ्रेंड्स लोग को बोले कि यार थोड़ा एक्ट कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। सबको इंटरेस्ट था, तो सब बिल्कुल आए। सब अपना अपना काम करते हैं और सबका अपना रोजी रोजगार का साधन है और पार्ट टाइम वो बिल्कुल समय निकाल के जिस दिन भी रहता है तो वीडियो के लिए पहुंच जाते हैं। गांव की लड़कियां भी रील्स और वीडियो बनाने में जुटी हैं और अपने हुनर को आजमा कर न केवल नई पहचान बना रही हैं, बल्कि घर बैठे ठीक ठाक पैसे कमा रही हैं।
ज़्यादातर मोस्टली देखेंगे तो लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलने का परमिशन नहीं दिया जाता है ना, लेकिन ये अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू हमने बहुत सारी ऐसी इनको मतलब जानकारियाँ दी हैं कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं, और यही है मतलब एक संदेश मिल रहा है जिससे सब अब घर से निकलने लगी है, महिलाएं, लड़कियाँ। गांव के लोग जागरूक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि तुलसी नेवरा गांव दूसरे गांव की तरह नहीं दिखता। गांव के मुकाबले सफाई की स्थिति यहां बेहतर नजर आती है, फिर चाहे वो वीडियो बनाने की वजह से हो या फिर वीडियो में गांव को साफ दिखाने की जरूरत। फायदा दोनों सूरत में गांव के लोगों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूट्यूबर वाला गांव तो आपने देख लिया, लेकिन स्मार्टफोन रखने वाले ज्यादातर यूजर्स सोशल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इन सोशल ऐप्स पर दिखने वाले कंटेंट से लोग पैसा भी कमाते हैं। ऐप पर एडवर्टाइजिंग के जरिए पैसा कमाया जाता है। इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स पर पैसा कमाने के लिए सबसे पहला काम फॉलोअर्स को बढ़ाना होता है और इसके लिए रोजाना फोटो या फिर वीडियो पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन बात अगर यूट्यूब की हम करें तो यूट्यूब उन्हीं चैनल्स को ऐड देता है जिस चैनल पर एक साल में कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स हों, साथ ही कुल 40,000 घंटे का वॉच टाइम हो। 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है, मतलब ये कि 4,000 इंटू 60 यानी कि 240,000 मिनट वॉच टाइम होना जरूरी है। इस क्राइटेरिया में आने वाले चैनल्स को ही गूगल से ऐड लेने की सुविधा मिलती है और इस क्राइटेरिया में नहीं आने पर मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिक डिसेबल रहता है। यहां आपको YouTube मोनेटाइजेशन का मतलब भी हम समझा देते हैं। इसका मतलब ये है कि YouTube वीडियोस पर ऐड शुरू करने की परमिशन मिलती है और इसके लिए YouTube चैनल्स के मोनेटाइजेशन इनेबल करना जरूरी होता है। इसे इनेबल करते ही यूजर का YouTube से एक अग्रीमेंट हो जाता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं और इन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ही YouTube पर हर चैनल जिस पर मोनेटाइजेशन इनेबल है उस चैनल की मंथली कमाई का 45% काटकर चैनल की टोटल इनकम को गूगल एडसेंस को भेजता है, जिससे यूजर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।